अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। गुस्सा आपको वसुंधरा पर है। आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में? पीएम ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूंगा। 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ है उनको? ERCP के मुद्दे को लेकर इन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है। उस मुद्दे का आधार लोगों को गुमराह करने के बाद साथ साथ असत्य पर टिका है। ERCP का झुंझुना पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। ERCP किसी से छिपा नहीं है। ERCP का एजेंडा क्या है ये भी किसी से छिपा नहीं है। कौन से जिले, कितना रकबा, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। नई बात है तो यह है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे मतदाता को कौन कितना लुभा पाता है। बीजेपी का भी मुद्दा है और कांग्रेस का भी मुद्दा है, लेकिन हकीकत में मुद्दा ही जनता का है। जनता को वो लहराती फसलों का जो सपना दिखाया जाता है वो कब पूरा होगा, पीने के पानी की बात कही जाती है, वो कंठ कब तर होंगे, ये तमाम चीजें आज भी मुंह बाए खड़ी हैं जिस दिन से ये सियासी मुद्दा बना था तब से। तो चलिए इस पूरे सियासी मुद्दे की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि आज इसकी चर्चा जरूरी क्यों है। कांग्रेस ने राजस्थान के 12 से इस अभियान का आगाज कर दिया है, जिसका नाम दिया है भाजपा वादा खिलाफी अभियान, और जन जागरण की बात कही जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के आला कमान हैं, उन्होंने इसका आगाज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, KC वेणुगोपाल, डोटासरा सहित तमाम नेता इसमें उपस्थित थे। अब ये अभियान चलेगा और एक बड़ी सभा 20 अक्टूबर को सिकराय में होगी, जहां पे प्रियंका गांधी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो चले इस पूरे मुद्दे को 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अपने नजरिए से देखेंगे और किसका क्या सियासी लाभ हानि है, लेकिन जनता इसमें सैंडविच बनी हुई है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, राजीव जैन साहब और दीनदयाल सारस्वत साहब करौली हिंडौन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव जी और श्याम जी जयपुर से हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको? अब तो मुझे लगता है कि लोगों के कान पक चुके हैं। ERCP की बात सुनते सुनते सदन से लेकर के सड़क तक खूब चर्चाएं हुई हैं। हर सभा में ERCP की गूंज रहती है। कांग्रेस हमला बोलती है, बीजेपी को इसके लिए पलटवार करना पड़ता है और एक दूसरे के पाल में बोल डाली जाती है। लेकिन जो मिलना चाहिए था, जिस मकसद से सियासी जंग शुरू हुई थी कि हाँ जनता को कुछ मिल पाएगा, वो तो नहीं मिल पा रहा अभी भी। तो वाकई नेता कंफ्यूज्ड हैं, जनता को कंफ्यूज करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये मुद्दा करीब 1.5 साल पहले से कांग्रेस सरकार ने इसको एक मुद्दा बनाया कि पूर्वी राजस्थान के हिसाब से कि वहाँ की, वैसे तो राजनीतिक मुद्दे के रूप में उन्होंने लिया कि उन्होंने पूरा आरोप लगाया कि भाजपा पे कि वो केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे रही है। इससे राजस्थान के 13 जिलों में
पेयजल और सिंचाई की सुविधा का है पानी, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जनता को एक मतलब चीजें समझाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि इसमें जो देरी कर रही है, इसमें भाजपा की तरफ से भी काफी प्रत्यारोप भी लगाए गए, आरोप लगाए गए राज्य सरकार पे कि उसने सही तरीके से इसका जो खाका जो तैयार करते हैं, जो जिसको अपन डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें कई खामियां उन्होंने बता के इसको रिजेक्ट किया कि दोबारा बना के लाइए। इसमें मध्य प्रदेश का भी कोई ऑब्जेक्शन था, आपत्ति थी। तो लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान के 13 जिलों के लिए कि ये बड़ी परियोजना है। यदि ये पूरी होती है 20-25 साल में जब भी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पेयजल और सिंचाई की सुविधा का इससे लाभ मिलेगा। लेकिन अब चुनाव आ गए, हम सब चुनाव की सियासी गणित के उस पर बात कर रहे हैं इसको, तो इसको लेके पूर्वी राजस्थान जैसे 2018 में जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें पूर्वी राजस्थान से मिली थी। अब उसका कारण क्या था, वहां सचिन पायलट फैक्टर था या क्या था, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार ने इसको बड़ा मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले गई और आज से इसकी शुरुआत 12 से की। कांग्रेस अध्यक्ष खुद आए मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की वादा खिलाफी जो सीधा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 सभाओं में, जयपुर और अजमेर में इसका वादा कर चुके थे कि वो पूरी नहीं हुई। लेकिन एक ये चीजें है, ये तो राजनीतिक तौर पे भाजपा अपनी बात करिए, कांग्रेस अपनी बात करिए, लेकिन पूर्वी राजस्थान के 5-6 जिले जो कि दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये उस बेल्ट के है। बाकी कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी वो अलग जिले हैं। तो निश्चित रूप से दो पार्ट में मैं देखता हूँ इसको, ये 13 जिलों को 2 पार्ट में हम बात के देखें। जो बाकी के 6 जिले हैं, जो कि दौसा वाला एरिया है, जो कि करौली, धौलपुर और भरतपुर तक जाता है, सवाई माधोपुर, वहां तो पूरा एक योगेंद्र जी आप और हम अच्छी तरह से, श्याम जी भी अच्छी तरह, दीनदयाल जी भी अच्छी तरह जानते होंगे कि ईआरसीपी का मुद्दा वहां लोगों के जहन में नहीं बैठ पाएगा, वहां सिर्फ जाति के आधार पर वोट डलेंगे। तो निश्चित रूप से तो कितना मुद्दा अब कांग्रेस इसको इशू बना रही है, लेकिन वो जनता की तह तक या उनके मन में किस रूप में इस चीज को बैठा पाती है, ये तो चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। ये भी एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक दल वाकई अपनी फसल कैसे काट पाएंगे, मतदाता की नब्ज टटोल करके, मतदाता के बीच अपनी पैठ बना करके। ये बड़ी चुनौती होगी अभी। जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी ये। हाँ। लेकिन ये पैठ बैठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उसको कितनी सफलता मिलती है, वो अपने बड़े नेता खड़गे को ले आई। अब ये दूसरे पार्ट में प्रियंका गांधी उनकी आ रही है भाषण, एआरसीपी को लेके भाजपा पे अटैक होगा, निश्चित तौर पे होगा। लेकिन असली जो परीक्षा और जो असली जमावड़ा किया जा रहा है वो जाति के आधार पे ही वहां का वोटर निर्णायक रूप से अपना निर्णय देगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पायलट का वहां प्रभाव था, उनके प्रभाव से वहां काफी सीटें भी आई। लेकिन अब आने वाले चुनाव में पायलट की क्या भूमिका रहती है? आज की सभा में शायद पायलट नहीं थे, सिगराई की सभा में, प्रियंका गांधी की सभा में वो आएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वो अपने आप को अटैच करते हैं प्रियंका गांधी से, पायलट, वो वहां आएंगे तो कितना असर होगा। बिल्कुल। वैसे आज सभा में नहीं आने का कारण और था उनका, आज मेजर का उनका पदोन्नति जो सेना में एक मानद उनको मिली हुई है, उसके लिए आज वो मेजर बने हैं। इस कारण से वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनका एक फोटो भी जारी हुआ है अधिकृत रूप से। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, दीनदयाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, राजधानी जयपुर में तो शोर शराबा बहुत है कि ईआरसीपी से पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहां जो जनता है पूर्वी राजस्थान की, देखिए कहने को तो 13 जिले हैं जिन पे इसका असर होगा, लेकिन खासकर अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, ये जो जिले हैं, 4 जिले, ये मूल रूप से इस योजना के लिए प्रभावित जिले हैं। तो क्या लगता है आपको, उसकी कुछ चर्चा है, गूंज इस तरह की है जिस तरह से राजनीतिक दल इस पे तूफान मचा रहे हैं? बिल्कुल सही है योगेंद्र जी। मैं पिछले 2 साल से इस करौली जिले में देख रहा हूँ, आसपास के और भी हैं, दौसा जिला है, भरतपुर जिला है। भरतपुर में तो काफी समय से धरना चल रहा है इस मामले को लेकर के, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाए। करौली में और आसपास के कई जिले हैं, उनमें अपने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष है रामनिवास मीणा, उनके नेतृत्व में एक बड़ी समय से लड़ाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पर रामनिवास मीणा जी अन्ना हजारे जी को लेकर के आए। अन्ना हजारे जी ने 86 साल की उम्र में ये घोषणा की कि अगर सरकार ने जल्दी ही ईआरसीपी को नहीं दिया
तो पूर्वी राजस्थान में रामलीला मैदान जैसा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं जनता की नब्ज इस बार पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी पर ही है। अगर जिस सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, जिस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, वही इसमें निर्णायक भूमिका में आएगी पूर्वी राजस्थान में। मैं कहता हूं सीधे तौर पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कार्य केंद्र सरकार ही कर सकती है। अभी तक अशोक गहलोत ही राजस्थान में इस चीज को भुनाते रहे हैं, हर बजट में उनके लिए प्रावधान करते रहे हैं। अभी भी पिछली बार उन्होंने 13,000 करोड़ का प्रावधान किया। ये अलग बात है कि इस योजना पर कितना राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में काम हुआ, लेकिन अशोक गहलोत ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में हमें वापस आना है तो ईआरसीपी से ही हम आ सकेंगे। ये अच्छी तरह से अशोक गहलोत जान रहे हैं। आज करौली जिला है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, जैसा आपने बताया, इन 4 जिलों में पानी की भयंकर समस्या है। इन 4 जिलों में भाजपा की सीटें आप देख रहे हैं, पिछली बार बिल्कुल ना के बराबर थी। अगर भाजपा ने इस बार भी गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित रूप से भाजपा को गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। और अशोक गहलोत इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तभी इन्होंने इस पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को एक मुद्दा बनाया है। लेकिन आम जनता, दीनदयाल जी एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, वहां पे जातिवाद का प्रभाव ज्यादा रहेगा कि वास्तव में ईआरसीपी का कार्ड ज्यादा चल पाएगा? देखो, किसी भी विधानसभा क्षेत्र को उठा लें अपन, हर जगह लगभग यही रहता है, जातिवाद तो हावी रहता है, लेकिन और जो मुद्दे हैं विकास के वो भी बहुत अहम रहते हैं। आज अगर अपन मानकर चलें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईआरसीपी की घोषणा कर देते हैं, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की, तो मैं मानता हूं भाजपा को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसमें अगर भाजपा देरी कर रही है तो पार्टी के बड़े नेताओं को ये चीज, वहां जो जयपुर में बैठे नेता, इनको दिल्ली पहुंचाना चाहिए था इस मुद्दे को, लेकिन मैं मानता हूं कहीं ना कमी रही है भाजपा के नेताओं की, वो इस चीज को नहीं पहुंचा पाए। पूर्वी राजस्थान का अभी तक ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी पिछली बार में कितनी सीटें कम आई थी और कैसे आ सकती हैं वापस। और एक ही मुद्दा है अपने, मैं बता रहा हूँ 83 विधानसभा क्षेत्र आती हैं ईआरसीपी में, जो जिले शामिल हैं उनमें अगर भाजपा ने इन 83 सीटों में मात्र भाजपा के पास 21 सीटें अभी तक, तो भाजपा को इस बारे में गंभीरता जतानी चाहिए। आप ये देखें, कई वीडियो आपने देखे होंगे योगेंद्र जी, उसमें सीधे तौर पे कभी वसुंधरा राजे कहती है कि हमारी सरकार होती तो हम ईआरसीपी दे देते, कभी अपने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी या राजेंद्र राठौर जी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम ईआरसीपी कर देंगे। तो सीधे तौर पर भाजपा कहीं ना कहीं समझौता कर रही है और अशोक गहलोत भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो गंभीरता बरत रहे हैं। आज उन्होंने पूर्वी राजस्थान के 12 में जिस तरह से ये पंचायत जनसभा की है और ईआरसीपी को मुद्दा बना करके पेश किया है, तो मैं मानता हूं अशोक गहलोत गंभीरता बरत रहे और शुरू से ही वो ईआरसीपी के प्रति गंभीर है, जबकि कांग्रेस के और विधायकों को देखा जाए तो कभी भी वो ईआरसीपी पर नहीं बोले हैं। सिर्फ अशोक गहलोत बोल रहे हैं या पूर्वी राजस्थान में किसान नेता या रामनिवास वो बोल रहे हैं। धरातल पे तो नुकसान उन विधायकों को भी उठाना पड़ सकता है जो इस पे गंभीरता, जैसे आप कह रहे हैं। चलो श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि फसल वोट की कटेगी या वास्तव में किसान की या वहां के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी कटेगी? देखिए योगेंद्र जी, दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। ये कोई नहीं चाहता कि ईआरसीपी पूरी हो जाए। मुख्यमंत्री जी को याद कब आती है? अरे मुख्यमंत्री जी, आप साल भर पहले आप देखिएगा, अगर गंभीर होते तो आपका जब शासन आया था तो जब पैसा देने की जरूरत पड़ी थी तो दिया नहीं। 100 करोड़ दिया, 900 करोड़ दिया, 13,600 करोड़ दिया, धरातल पे नहीं आया। अभी का हमने 53 बांधों को जोड़ने की योजना दे दी। इस देखिए ईआरसीपी के मामले को लेकर के आज सचिन पायलट को भी मना करके वहां ले जाना चाहिए था 12, लेकिन वो टेरिटरी का एग्जाम दे रहे थे मेजर का, वो तो उनको पता था कि आज आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने तारीख ऐसी तय करी और आज लेकर के खड़गे साहब को और संगठन महामंत्री को कह रहे थे। मैं देख रहा था खड़गे साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने धोखा दिया है, अब हम बता देंगे जनता को। अरे अब क्या बताओगे आप? आपको झोली भर के दिया था कांग्रेस को और झोली भर के आपने लौटाया कुछ भी नहीं, ना मुख्यमंत्री बनाया ना ईआरसीपी को पूरा किया। इस क्षेत्र से देखिए उपराष्ट्रपति भी आते हैं, उनका क्षेत्र भी आता है, आपको मालूम हो, लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी क्षेत्र आता है और सचिन पायलट का भी क्षेत्र आता है। इतने बड़े बड़े लोग और हैं आपके पास। प्रधानमंत्री जी को आप केवल मंच पे तो कहते हो
कि हमको ईआरसीपी। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने समझौता किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उन्होंने तो 50% पे बना लिए डैम। हमारा जब जरूरत पड़ी तो हम बनाने हैं तो दिक्कत आ रही है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों बनाएंगे? वो तो रहने वाले यहाँ के नहीं है, वो तो जहाँ पे देखिए मारवाड़ के हैं, जो जोधपुर से आते हैं, उनको क्या लेना तो देना। ऐसा लगता है क्या, लगता है कोई नेता देखिए पूरे केंद्रीय मंत्री पूरे देश का होता है, और राजस्थान में ऐसा लगता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत हर बार ये कहते हैं कि मीटिंगें बुलाई हमने, बहुत कोशिश की कि राजस्थान को ईआरसीपी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार का कोऑपरेशन नहीं रहा। सरकार का ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने कोई पहल नहीं की, बस क्रेडिट चला जाए, इस कारण से यहाँ के, और वसुंधरा जी से डिफरेंसेज, आज भी बोला उन्होंने कि वसुंधरा जी से डिफरेंसेज हैं, इस कारण से उनका गुस्सा राजस्थान की जनता पे निकाल रहे हैं। अब योगेंद्र जी, आपने तो देखा जब प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में और जयपुर में ईआरसीपी को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद जनता ने वोट नहीं दिया ना आपको, जब दिया ही नहीं, कुछ शोभा नहीं दी थी, वो भी चली गई आपकी, वो भी नहीं है इनके पास, तो फिर किस आधार पर बीजेपी कहे कि हम इस योजना को पूरी करके देंगे? अब देखिए, बार बार जो हो रही है, बातचीत हो रही है, अब मैं तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बड़ला सभागार में भी बहुत बड़ा आंदोलन करने की ऐलान किया था, उससे पहले भी किया था, नहीं कर पाए। अब आप जिस व्यक्ति के सारे आप उधर जाना चाहते हो, उस व्यक्ति को साथ लेना नहीं चाहते और कहते हो कि ईआरसीपी को लेकर के आंदोलन करेंगे। अब आपका गोविंद सिंह डोटासरा जैसे व्यक्ति के सारे या फिर उनके सारे आंदोलन चला पाओगे? आप देखिए, तय करते, एक दिन बात कर लेते। आज का दिन क्यों तय किया जब उनकी टेरिटरी एग्जाम में मेजर का एग्जाम देना था? और मैं तो पायलट साहब को कहना चाहता हूँ, मेजर बनना चाहते हो या देश का और प्रदेश का कुछ हिस्सेदार लेना चाहते हो? आप मेजर करके क्या कर लोगे? आप इधर आते ना, छोड़ जाते, बाद में भी एग्जाम हो सकता था। लेकिन राजनीति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टिकट का कल देखिए केंद्रीय समिति में कितना क्या होता है, उसके बाद ईआरसीपी कितनी कारगर हो पाएगी मुझे नहीं पता। वो कह रहे प्रियंका गांधी आएगी 20 तारीख को, उससे राहुल गांधी को कहीं लाना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी खुद करना चाहते हैं कि मैं हूं तो मैं कुछ करूंगा, इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सहयोग से, आपसी समन्वय से, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होने की हम कब से इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। पहले तो करते, राहुल गांधी खड़े करके चले गए, लेकिन क्यों नहीं कर पाए जयपुर में जब आए थे शिलान्यास करने के? भाई देखिए, दोनों एक हो जाओ, चाय पियो, जाओ मोटरसाइकिल पे घूमो जैसे भरतपुर में घूम रहे थे। अब पता नहीं क्यों, क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। आगे कांग्रेस की क्या भविष्य बनेगा, दोनों बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते। बहन भाई का रिश्ता कितना कारगर होगा मुझे भी पता नहीं, इसलिए बहुत सारी आपने तो बहुत सारी कानाफूसी कर दी है। खैर, वैसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की योजना है ये, और ये निश्चित रूप से एक बड़ा भूभाग राजस्थान का कवर होगा। 83 सीट भी इसमें कवर होती हैं, लेकिन बात सीट के लिए नहीं है। खैर, बात सही है, जब राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक सोच भी होती है, मैं इसे खारिज नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा जनता के साथ साथ। राजनीतिक मुद्दे भी बनाने की कोशिश की जाती है, उसे साधने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के जितनी चर्चाएं हुई हैं उतना इस पर असर नहीं दिखाई दे रहा। दीनदयाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, दीनदयाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीनदयाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोई टेक्निकल इश्यू है दीनदयाल जी के। मैं वापस लौटूंगा उनके पास में, राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, जितनी एक्सरसाइज इस मामले को लेकर के सभाओं में और बयानबाजी में की है, आपको लगता है कि इतनी एक्सरसाइज वास्तव में मिलकर के करते तो शायद जो तस्वीरें हम पानी की देख पा रहे हैं ये वाकई उस क्षेत्र में भी पहुंच जाता? देखिए, निश्चित रूप से ये चीजें हैं, मतलब मुख्यमंत्री ने तो अपनी तरफ से काफी इसको इशू बनाने की और इसको गंभीरता से भी लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने एक राजनीतिक सोच भी रखी इसके पीछे कि इसके बहाने कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन अब चुनावी मौसम आ गया, योगेंद्र जी, आप और हम सब देख रहे हैं, भाजपा के नेता जब उस इलाके में दौरे करेंगे, ईआरसीपी के मुद्दे पे भी वो बोलेंगे, और वो किस रूप में बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि राज्य सरकार की गलतियां थी, खामियां थी, इन्होंने पूरा इस प्रोजेक्ट को सही ढंग से नहीं भेजा, तो वो जनता को उस रूप में कहेंगे कि अब आप हमारी डबल इंजन वाली सरकार बनाइए, इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बैकफायर भी कर सकता है इशू, क्योंकि भाजपा पूरे तरीके से बार बार ये करेगी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो सारी चीजें होगी, तो आम जनता वो अपनी तरफ से
हाँ, मतलब वो फिर अपनी तरफ तरीके से उसको आकर्षित करेंगे जनता को। तो निश्चित रूप से सियासी मौसम है, तो सियासी बातें ही होंगी। जनता के गले ये भी चीज उतर सकती है कि हाँ साहब सही है कि भाजपा की यहाँ सरकार होती तो हो सकता है हो जाती। तो इसमें दोनों चीजें हैं, कांग्रेस के लिए नफा भी है तो नुकसान भी है, उसको फायदा किस रूप में मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी श्याम जी भी बता रहे थे और आप और हम वैसे भी चर्चा करते रहते हैं कई बार, कि ये जातिवाद पर आधारित एरिया है। इस पूरे इलाके में जिस ढंग का जातिवाद है, अब आप देखिए करौली के रहने वाले विजय बैसला को देवली उनियारा से टिकट दिया गया है। उनको देवली उनियारा से टिकट देने का एक ही मकसद था कि वो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, गुजरों में एक इफेक्ट जाता है। बैसला परिवार का, बैसला जो उनके फादर थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, उनका एक प्रभाव था, वो हम सब भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जातिवाद में इतना उलझ जाता है कि वहां देखिए मतलब वो पायलट पिछली बार कुछ असर इस तरह का रहा कि 8 टिकट दिए थे पिछली बार बीजेपी ने गुर्जर समाज के नेताओं को, एक भी नहीं जीत पाया था। एक भी नहीं जीता। हाँ बिल्कुल। तो इस बार कुछ अलग तरह से ये चाहते हैं कि गुर्जर समाज का जी कंटिन्यू राजीव जी। अभी जो बीजेपी ने 41 लोगों की जो सूची जारी की है, उसमें करीब 5 के करीब तो गुर्जर ही कैंडिडेट उतार दिए। 41 में से 5 सीटें गुर्जर समुदाय के लोगों को दी, उम्मीदवार बनाया गया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी कहीं ना कहीं जो पायलट की नाराजगी उसको अब बुलाना चाह रही है। कोशिश आप देखिए कि मतलब पिछले बार भी आप और हमने देखा, बेगू एक सीट है, गुर्जर बहुल इलाका है, वहां बाहर का, राजस्थान के बाहर का व्यक्ति आके, नेता राजेंद्र सिंह बिदूड़ी वहां से एमएलए बन जाते हैं। तो किस रूप में इस कम्युनिटी का इस बार जो रुझान रहेगा वो बड़ा देखने लायक रहेगा। भाजपा पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। योगेंद्र सिंह आवाना नोएडा से आकर के बन जाते हैं, वो वहां बन जाते हैं। नोएडा तो चलो वहां एक नजदीक का एरिया भी मान सकते हैं हम, जो जहां से वो जीते हैं। लेकिन दिल्ली के आदमी बेगू, चित्तौड़, एक सुदूर मेवाड़ का इलाका, मतलब 400-500 किलोमीटर दूरी पे जाके वो एमएलए बन जाता है। तो एक ये तरीका है, एक पायलट का एक अच्छा प्रभाव है उस समुदाय पर। लेकिन पायलट, अब वो समुदाय भी देख रहा है कि पायलट इतने ज्यादा सक्रिय नहीं है जैसा होना चाहिए। एक औपचारिक रूप से वो बयान दे देते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार को डिफीट करना है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आने वाले जब चुनाव का एक माहौल बनेगा, एक टेम्पो बनेगा, जिसको हम कहते हैं पत्रकारी भाषा में कि चुनावी एक टेम्पो बन गया है, चरम पर पहुंच गया है प्रचार, तो उस दौरान सब चीजें देखने में आएगी कि ईआरसीपी बैकफायर करती है या क्या करती है। कि भाजपा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा पूरी तरह ये कहेगी कि देखो साहब, यहाँ जो सरकार थी उसने तकनीकी खामियां छोड़ दी, इस वजह से राष्ट्रीय परियोजना वो मध्य प्रदेश से समझौता नहीं कर पाए, आप यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए, सरकार बनने के बाद नए सिरे से इसको हम राष्ट्रीय परियोजना। आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुद्दा तो उठा, लेकिन कांग्रेस को सावधान रहने की भी आवश्यकता है, केवल मुद्दा उठाने पर से काम नहीं चलता है। मैं दीनदयाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले, तो वो बताइए। जी योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, श्याम जी बता रहे थे कि अशोक गहलोत साहब ने कोई काम नहीं किया, राजनीति कर रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का जो मुद्दा है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, केंद्र सरकार ही कर सकती है। हमें तो अशोक गहलोत को आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो अपने स्तर पे इतना कुछ कर रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने किया क्या है? राजस्थान के लिए एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं है सर। आप 13 जिलों की जो पानी की विविधता है वो समझिए। अभी तक जो काम किया है ईआरसीपी के लिए, मैं कहता हूँ राजस्थान में या तो अशोक गहलोत ने किया है या फिर रामनिवास मीणा जी ने किया है। आपको ये जानकारी के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र से लेकर के अन्ना हजारे को ईआरसीपी के लिए राजस्थान में लिया है, पूर्वी राजस्थान में पहली बार लेकर आए। किस तरह का एक भयंकर मामला चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि 83 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा क्या भविष्य होने वाला है। इस बात को कांग्रेस के जो अशोक गहलोत है अकेले, वो समझ रहे हैं। एक भी राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान में नहीं होने का इस बात का परिचायक है कि यहाँ राजस्थान में रह रहे लोगों के लिए भाजपा की ओर से अभी तक कोई सौगात नहीं है। दीनदयाल जी, जातिवाद की सियासत पे ईआरसीपी का मुद्दा हावी हो पाएगा? बिल्कुल होगा साहब। जातिवाद का मुद्दा अपनी जगह अलग है, लेकिन आज लोगों की लाइफ लाइन है ईआरसीपी। पानी नहीं मिलेगा तो लोग जिएंगे कैसे साहब? किसको वोट डालेंगे हम?
आप जाकर के देखिए इन जिलों में करौली है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर में है, टोंक में है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। गर्मियों में तो ये व्यवस्था हो जाती है कि लोग कुएं में उतर के गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं डांग इलाके में। कभी सरकारें नहीं पहुंच पा रही। अशोक गहलोत जी, निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, उन्होंने इस मुद्दे को बनाए रखा है। कम से कम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का यह मामला है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। ये घोषणा करके गए थे नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में आए थे, इस मुद्दे को किसी ने उठाया है राजस्थान में। मैं फिर कह रहा हूं, किसान नेता रामनिवास मीणा है या फिर अशोक गहलोत है जिन्होंने इस ईआरसीपी के मुद्दे को बनाए रखा है, आम जनता की आवाज को उठा के रखा है। वरना नरेंद्र मोदी जी तो अभी 2-3 बार आए, हर बार अखबारों में यही आता है ईआरसीपी पर नहीं बोले। उनको गाइडलाइन देने वाली बात है। राजस्थान के बीजेपी के नेता कर क्या रहे हैं अब तक इस मामले में? आज अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लाकर के या आगामी दिनों में प्रियंका गांधी को लाकर के साबित कर रहे हैं कि वो कम से कम मैं तो ये मुद्दे के प्रति गंभीर हूं। जी चलिए श्याम जी, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों की गंभीरता पे सवाल उठाए दीनदयाल जी ने? वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस क्षेत्र से हैं जहां वाकई ज्यादा प्रभाव है इसका। दीनदयाल जी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है परियोजना को नहीं आने से, लेकिन मैं दीनदयाल जी आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत नहीं था, क्षेत्र की समस्या है। सही। देखिए, विधानसभा में वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था केंद्र सरकार को। अब क्योंकि सरकार को आपने वोट ही नहीं दिए तो वो कैसे आपकी पूरी करेगी योजना? अब मुख्यमंत्री जी के आप गुणगान कह रहे हो, अब गुणगान करने से काम नहीं चलता। अगर 10,000 करोड़ हर साल देते तो आज तक ये योजना पूरी हो गई होती। वो राजनीति ज्यादा करते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। परियोजना घोषित करने वाली बात थी सर, राष्ट्रीय परियोजना घोषित सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। सुनिए, हमारा तो के हाथ में थोड़ी है। जल शक्ति मंत्री हमारे प्रदेश का है और वहीं से आता है जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। वो चाहता है, बैठ जाता है जाकर के कि नहीं प्रधानमंत्री जी मेरे एक बात तो मान लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे कहते हैं वोट तुमको नहीं दिए, तुम तो हो मारवाड़ से, काय के लिए पूर्वी राजस्थान के लिए करते हो? इसलिए एक राजनीति सांसद दिए सर, देखे सुन, तो हमने भी तो यहाँ राज्यसभा बीच में बोलने के लिए राजस्थान में 25 सांसद दिए हैं। उन्होंने क्या किया इस मुद्दे पर? अरे आप तो सुनो तो सही, उपराष्ट्रपति इस योजना से प्रभावित हैं, लोकसभा के अध्यक्ष प्रभावित हैं, वसुंधरा राजे प्रभावित हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ से राज्यसभा के सदस्य जाते, एक शब्द बोले क्या वो? हमारे 4 सांसद भेजे। अरे रुको, सुनो तो ये हमारे राज्यसभा के सदस्य हमने अपने नहीं भेजे, वहां से चुन चुन के बड़े बड़े लोगों को भेजा। कभी ईआरसीपी के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए क्या मुख्यमंत्री जी? राजनीति ज्यादा बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा श्याम जी आपके लिए, हमारे किसान नेता हैं, करौली जिले से है रामनिवास मीणा जी, रामनिवास बिरला जी के यहाँ गए, उनको चंबल का पानी भेंट किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के यहाँ गए, उनको चंबल का पानी भेंट किया। मांग करी है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाए। सब लोगों के जीवन का जुड़ा हुआ मामला है ये जी। क्योंकि हमारे सांसद चुपचाप इसलिए कि प्रधानमंत्री सामने कौन बोले? हमने जो बाहर के लोगों को भेजा सांसद बना के, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ से जाते ना लेके मुख्यमंत्री जी साथ में और बैठते, धरना दे देते। अब वो अपनी सरकार को बचाने के लिए तो तैयार थे, वो ले जाएंगे दिल्ली। लेकिन इसकी योजना के आधार पर राजनीति ज्यादा हो रही है। अभी थोड़ी दिन बाद देखिएगा अगर सरकार। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर ईआरसीपी पर बहस कोई आखिर ही नहीं है। इसी तरह से मुद्दा 1 साल से ज्यादा तरीके से इसे उठाया गया है। लोगों के लिए तो ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन खैर अब तो पब्लिक का क्योंकि समय इतना नहीं है कि कंठ गीले हो सके, यानी कि पीने का पानी मिल सके या फसलें लहरा सके। लेकिन अब तो बस ये है कि कौन सी पार्टी इस मुद्दे की फसल काटेगी। ये 3 दिसंबर को जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि ईआरसीपी का ज्यादा इफेक्ट रहा या फिर कोई दूसरा फैक्टर इस मामले में कारगर रहा है। ये क्योंकि मुद्दा तो है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल तो वोट की फसल कटेगी। मुझे नहीं लगता जनता के लिए कि वो अपनी फसल काट पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।